साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज रात 12 बजे यानी 25 जून 1925 को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो जाएंगे। जी हां, आधी शताब्दी पूरी हो जाएगी इमरजेंसी लागू हुए, लेकिन इमरजेंसी का काला भूत अभी भी पीछा करता है कांग्रेस को। बीजेपी के जरिए भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी को काला अध्याय और लोकतंत्र पर काला धब्बा बताती है और कांग्रेस को घेरने का काम, अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम करती है। जब से राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संविधान बचाने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, तभी से भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा आक्रामक हो करके कह रही है कि संविधान बचाने वालों ने कभी संविधान की हत्या किया था। साथियों, इमरजेंसी का कालखंड वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था और उस कालखंड में जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र के खिलाफ था, संविधान के खिलाफ था। इसे मानने में कोई गुरेज नहीं है किसी को भी। इमरजेंसी क्यों लागू की गई थी और इमरजेंसी का क्या हश्र हुआ, उसका जनता पर क्या असर पड़ा, और जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वह सरकार कैसे फेल हो जाती है, आज हम इसी सब की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि 2014 से जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है, कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को घेरने का काम किया है। हाँ तो साथियों, आज रात 12 बजे यानी 25 जून 2025 को 50 साल पूरे हो जाएंगे इमरजेंसी लागू हुए। मोदी सरकार इस बार 50 साल पूरे होने पर संसद का विशेष सत्र बुला करके इमरजेंसी को लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा और इतिहास में काला अध्याय बताना चाहती थी, कांग्रेस को घेरना चाहती थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की नाकामियों और विदेश नीति और कूटनीति के फेल होने के कारण, नरेंद्र मोदी की जगहंसाई होने के कारण इस आइडिया को कैंसिल कर दिया गया कि 25 जून 2025 को विशेष संसद सत्र बुला करके कांग्रेस को घेरा जाए। अगर ऐसा किया जाता तो इमरजेंसी का दंश तो लोगों को नहीं याद है और याद आता भी नहीं, लेकिन आज जिस तरह से मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके उपलब्धियां हासिल करने का दावा किया है, यह दावा खोखला साबित हो जाता और अभी तक वे आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं जिन्होंने पहलगाम में हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो मोदी सरकार को लगा लेने को देना पड़ जाएगा, उल्टे हम ही कटघरे में आ जाएंगे, इसलिए विशेष संसद सत्र नहीं बुलाया गया। लेकिन 25 जून 2025 को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस काला दिवस मनाती रही है शुरू से, और कल भी यानी 25 जून को भी काला दिवस मनाने के लिए पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं। 21 महीने तक इमरजेंसी चली थी और इस इमरजेंसी में मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। कोई अखबार, उस समय सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सिर्फ अखबार थे मीडिया के नाम पर। सभी अखबारों में ताला लग गया था और कोई भी खबर, राजनीतिक खबर या सामाजिक खबर वायरल नहीं हो सकती थी प्रिंट मीडिया के जरिए। इस तरह से
सूचना के अधिकार को भी छीन लिया गया था और विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ दिग्गज नेता, यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण और इनके साथ के तमाम आंदोलनकारियों को, चाहे उसमें लालू यादव हों, चाहे उसमें नीतीश कुमार हों, चाहे मुलायम यादव हों, तमाम नेताओं और इसी पीढ़ी के साथ में नरेंद्र मोदी भी थे, सुषमा स्वराज भी थी, अरुण जेटली भी थे और आज की वृद्ध हो गई पीढ़ी के कई नेता इसमें शामिल थे, जिन्हें कई को जेल भेजा गया था। इस तरह से इमरजेंसी का दंश इन नेताओं को आज भी याद आने पर इनकी रूह कांप जाती है और इससे जनता को भरमाने के लिए और वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे इसका काला अध्याय यह है कि जिस समय इमरजेंसी लागू की गई थी 25 जून 1975 को, उसके थोड़े समय बाद इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी ने जिस तरह से नसबंदी का अभियान चलाया था और जबरन पकड़ुआ इमरजेंसी करने का अभियान चलाया था, इससे जनता में दहशत फैल गई थी। न सिर्फ इमरजेंसी का दंश उनके ऊपर था, उनके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, सूचना के अधिकार छीन लिए गए थे, ऊपर से पकड़ुआ नसबंदी करने का खतरा मौजूद हो गया था और इमरजेंसी के दौरान लाखों लोगों की नसबंदी की गई थी धर पकड़ करके। 1977 में जब चुनाव होता है और विपक्ष की सरकार बनती है तो मोरारजी देसाई इस देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक लगभग 2 साल तक रहा और इन 2 सालों में आरएसएस से आए मोरारजी देसाई ने जो कुछ किया, विदेशी एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को जिस तरह से भारत सरकार के अंदरूनी मामलों की जानकारी दी और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की सहायता की, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के नेताओं की सराहना की, इससे पाकिस्तान ने इन्हें निशाने पाकिस्तान देने की घोषणा किया। भारत में जिस तरह से भारत रत्न दिया जाता है किसी खास व्यक्ति को, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले बड़ी हस्तियों को जिस तरह से भारत रत्न दिया जाता है, उसी तरह पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान दिया जाता है। और वह निशाने पाकिस्तान देने की घोषणा 14 अगस्त 1988 को स्वतंत्रता दिवस के दिन, पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता मनाई जाती है, तो 14 अगस्त 1988 को घोषणा की जाती है कि मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान दिया जाएगा और मई 1990 में उन्हें निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाता है। तो विपक्ष भी सवाल उठाने लगा कि आरएसएस से आए, अंग्रेजों के साथ गद्दारी कर चुके आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नेताओं ने आज़ादी के बाद, सरकार बनाने के बाद भी अपनी खुफिया जानकारी और जासूसी करते रहे पाकिस्तान जैसे देश की, और इसीलिए पाकिस्तान ने उन्हें सम्मानित किया अपने सबसे बड़े पुरस्कार से। तो साथियों, बहुत बड़ा विवाद है। घेरने के लिए जितना मसाला भारतीय जनता पार्टी के पास है, उससे कहीं अधिक कांग्रेस और विपक्ष के पास है। कांग्रेस ने सिर्फ मोरारजी देसाई की हरकतों को लेकर के ही नहीं, बल्कि 2014 से जो
अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। इस अघोषित इमरजेंसी की चर्चा करके मोदी सरकार की बखिया उधेड़ने का काम किया है। तो जिस तरह से वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी को घेरने के लिए, कांग्रेस को घेरने के लिए हर साल काला दिवस के रूप में 25 जून को मनाया जाता है और इससे कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है, उस तरह से इस बार भी किया जा रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है और अघोषित इमरजेंसी की चर्चा कर रही है बड़े पैमाने पर। अघोषित इमरजेंसी कैसी है, थोड़ा इसकी भी शक्ल सूरत से वाकिफ हो जाइए। मीडिया सेंसरशिप, जिस तरह का मीडिया सेंसरशिप 25 जून 1975 को किया गया था, ठीक उसी तरह से मीडिया सेंसरशिप नरेंद्र मोदी के दौर में चल रहा है। तमाम यूट्यूब चैनलों को बंद किया जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया का गला घोटने का उपक्रम किया जा रहा है। न सिर्फ राष्ट्रीय मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया गया है, उन्हें पैसे खिलाकर, विज्ञापन देकर अपना गुलाम बना लिया है, अपना चाटुकार बना लिया है और वह पत्रकारिता के बजाय चाटुकारिता कर रहा है आज का राष्ट्रीय मीडिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आज के दौर में। न्यायपालिका का हश्र यह है कि न्यायपालिका पर अपना अधिकार नरेंद्र मोदी ने जमा लिया है और जिस तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश की बातों को इग्नोर किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह को झटक दिया और अपनी मर्जी से चुनाव आयोग बनाने लगे और चुनाव आयोग उन्हें राज्यों में और केंद्र में जिताने का काम करने लगा। तो क्या यह इमरजेंसी अघोषित इमरजेंसी नहीं है? विपक्ष का खात्मा करने के लिए इंदिरा गांधी ने तो कुछ समय के लिए खास नेताओं को जेल में ठूंसा था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष को खत्म करने के लिए, विपक्ष और इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए उसकी सुपारी सीबीआई, ईडी, आईटी को दे दी है और मुख्यमंत्री तक, जी हाँ, निर्दोष मुख्यमंत्री तक जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जिनके खिलाफ कोई अपराध नहीं पाया गया, न आर्थिक अपराध न सामाजिक अपराध, ऐसे निर्दोष मुख्यमंत्रियों तक को जेल में ठूंस दिया गया। वह चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हेमंत सोरेन को 6 महीने बाद छोड़ा गया, उनके खिलाफ कोई आरोप जो था वह सही नहीं पाया गया। इसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी 6-7 महीने में छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, अपराध किया ही नहीं था तो अपराधी सिद्ध कैसे हो। और जिस तरह से न्यायपालिका की साख मोदी राज में घटी है, न्यायपालिका पर अविश्वास बढ़ा है कि न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कहते हैं और वह भी चीफ जस्टिस यशवंत कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी से फैसला दिया जा रहा है, तो यह दौर ईश्वर की मर्जी से फैसला का दौर चल रहा है। इसमें कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और
जजों के घरों से जली हुई नोटों 500 की नोटों की गड्डियां नहीं बोरियां प्राप्त की जा रही हैं। तो समझिए कि हमारे यहाँ न्यायपालिका की क्या स्थिति रह गई है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में एक न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका आज बिकाऊ हो गई है और ईश्वर की मर्जी से फैसले सुना रही है। तो प्रजातंत्र को क्या आप स्वस्थ पाएंगे? क्या प्रजातंत्र खोखला नहीं हो गया है? क्या प्रजातंत्र खत्म नहीं हो रहा है? इस पर इस देश के लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है वह भी दयनीय और शोचनीय विषय है। इस देश से मुसलमानों को उनके मूल अधिकारों को छीन करके उन्हें देश से रुखसत करके विदेश भेजने, मुस्लिम देशों में भेजने की जो चाल चली जा रही है, ऐसी चाल कभी नहीं चली गई है। मौलिक अधिकारों का ठीक उसी तरह से उल्लंघन हो रहा है जिस तरह से इमरजेंसी के समय हुआ था। इमरजेंसी के समय तो लगभग 2 साल तक मौलिक अधिकार सस्पेंड रहे, लेकिन अब तो अनंत काल के लिए मौलिक अधिकारों को सस्पेंड क्या बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है CAA NRC कानून बनाकर। इन कानूनों के तहत आपसे परिचय पत्र मांगा जाएगा, आपके वजूद का, भारत का निवासी होने का, और जो कुछ आप सबूत देंगे उस सबूत को नहीं माना जाएगा और आपको या तो डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा और या तो अगर मुस्लिम हैं तो मुस्लिम देशों में भेज दिया जाएगा। आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, आपको 2म दर्जे का इंसान बना दिया जाएगा। इसके लिए बाज़ाब्ता कानून बनाया है CAA NRC का मोदी सरकार ने। तो सबसे बड़ी इमरजेंसी तो 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक चल चुकी है और वही अघोषित इमरजेंसी 2024 से 2029 की ओर आगे बढ़ रही। जिस तरह से आज़ादी के 78 साल बाद भी OBC को उसका हक अधिकार नहीं दिया गया, हक अधिकार तो बात की बात दूर, उनकी गणना तक नहीं की गई। उस देश में किस तरह से OBC को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सकता है? किसानों की हालत पतली हो गई है, हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार हत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि पिछले 45 सालों में जितनी बेरोजगारी नहीं थी उससे अधिक बेरोजगारी अब विद्यमान हो गई है। महामारी आने पर लाखों मौतें हो रही हैं। जी हाँ, WHO का दावा है कि भारत में 2019-20 और 21 में कोरोना काल में 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई। इतनी मौतें आज तक कभी नहीं हुई हैं जितना मोदी राज में हुई है। तो एक तरह से अघोषित इमरजेंसी विभत्स और आपातकाल से भी ज़्यादा खतरनाक इमरजेंसी आज चल रही है और उसी इमरजेंसी में हम घुट घुट करके जी रहे हैं। विदेशी कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिस दिन कर्ज देने वाले देश उगाही करना शुरू करेंगे उस दिन भारत को नीलाम कर देंगे और अपना कर्ज वसूल कर ले जाएंगे। ऐसी स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्पन्न कर दी है जिससे देश विकसित देश बनने वाला नहीं है, बल्कि यह देश अविकसित जैसे था वैसे ही रहेगा और विकासशील देश हमेशा बना रहेगा मोदी की गलत नीतियों के कारण, मोदी के अघोषित इमरजेंसी के कारण। तो जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई हो वही सबसे बड़ी इमरजेंसी रही हो। आज की इमरजेंसी जो अघोषित इमरजेंसी है, जो पिछले
11 साल से चल रही है। इस इमरजेंसी को कैसे खत्म किया जाएगा, इसके बारे में आपको, हमें और इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी।